हाँ भाई, तो आप लोग पहुंच चुके हैं अपने बिजनेस स्टडीज के आखिरी चैप्टर पे। जी हां, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे। तो बच्चों, ये पहली बार होगा आपकी लाइफ में, आपकी पूरी पढ़ाई में, कि आप पहली बार किसी कानून को पढ़ने जा रहे हैं, किसी एक एक्ट या किसी एक लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत वाइड ये एक एक्ट है, लेकिन जो आपके क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के सिलेबस की अगर बात की जाए तो थोड़ा लिमिटेड ही है यहां पे, है ना। तो ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। साथ ही साथ थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, कुछ लिमिटेड चीजें आपको जाननी है इस कानून के बारे में, और ये कानून आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है क्लास 12th के सिलेबस में, ये क्यों है, और इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे क्लास 12th में, बोर्ड्स के एग्जाम में या फिर सीयूटी के एग्जाम में। सारी चीजों के बारे में आज के इस वन शॉट में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सारे बच्चों का सबसे पहले तो स्वागत है सीयूटी अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप लोग को कॉमर्स डोमेन के अंदर बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड सबसे पहले एक सवाल, जब हम इस चैप्टर का नाम सुनते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, इसमें एक नजर हमारी जाती है एक्ट पे। एक्ट का मतलब होता है बेटा कोई लॉ या कोई लेजिस्लेशन या कोई कानून, और आपको यह एक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी, क्योंकि आप भी एक कंज्यूमर हैं, आप आगे चल के भी बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करने वाले हैं, तो एज अ कंज्यूमर आप अवेयर हो पाए और अपने अगल बगल के लोगों को भी अवेयर कर पाए, एजुकेटेड कर पाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दे पाए, उनको भी अवेयर बना पाए। इसलिए बच्चों आप लोग को बिजनेस स्टडीज के अंदर क्लास 12th के अंदर यह कानून पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी आप जब बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, ऑनर्स करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, तो आपको वैसे बहुत सारे कानूनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे आपको इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, है ना, बहुत सारे कानून पढ़ाए जाते हैं। बट बेसिक जो आपका एक्ट होता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। बेसिकली बेटा इस कानून के अंदर आप लोगों को कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट फ्रॉडलेंट एंड मैल प्रैक्टिसेस जो मार्केट में जो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कंज्यूमर्स कैसे उन फ्रॉडलेंट या मैल प्रैक्टिसेस से अपने आप को बचा पाते हैं, कैसे बचा सकते हैं, और अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, तो कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी रिड्रेसल एजेंसीज हैं जिनके पास एक कंज्यूमर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। इन सब चीजों के बारे में भी हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर्स को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना बल्कि उनको अवेयर करना, उनको एजुकेट करना उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। राइट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेयर रिफर्स टू नॉट ओनली, देखिए, नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एजुकेशन, और जो यहां पे कीवर्ड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी रेड में मार्क कर रखे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को एजुकेट कर दें, बल्कि यह भी होता है ना, कि हम उनके ग्रीवियांसेस को रजिस्टर करवाएं, रीड्रेस करवाएं। ठीक है, अब यहां पे एक एक चीज का मैं आपको मतलब बता देता हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब यह तो होता ही है कि हम अपने कंज्यूमर्स को एजुकेट करें उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। ठीक है बेटा, राइट्स का मतलब हो जाता है आपके अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है कि आपको अपने कर्तव्य के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ यह भी पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो कौन कौन सी ग्रीवियांसेस रीड्रेस हो सकते हैं और कहां कहां हो सकते हैं। ग्रीवियांसेस का मतलब होता है बेटा शिकायत, और रीड्रेस का मतलब आप कह सकते हो शिकायत को दर्ज करवाना। तो कैसे कैसे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा के इंसाफ पा सकते हैं या न्याय की गुहार कर सकते हैं। हमारे इंडियन कानून में, हमारे भारतीय कानून में, संविधान में ऐसी क्या चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो कहां पे अपनी ग्रीवियांसेस को रीड्रेस कर सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, साथ ही साथ अगर कंज्यूमर्स को जरूरत पड़ रही है तो उनको हेल्प करना उनके शिकायतों को दर्ज कराने में, यानी कि ग्रीवियांसेस को रीड्रेस करवाने में।
अब आते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। यह भी तो एक सवाल है ना कि यार हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना उसकी मार्केट में नीड क्या है। अब हमको कई बार लगता होगा कि यार अकाउंट्स में जो हम एडमिशन पढ़ रहे हैं वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं, कल को आप अकाउंट्स बनाएंगे किसी पार्टनरशिप फर्म की तो आपको एडमिशन में जो कानून सिखाए गए, जो आपको अकाउंट्स बनाना सिखाया गया है वो आपको रियल लाइफ में डालना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो वो रियल लाइफ ओरिएंटेड चीजें हैं, यानी कि रियल लाइफ में वो बिल्कुल वैसे ही होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है ना? क्यों हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। सबसे पहले बेटा हमारे समाज में, सोसाइटी में मिलावटी सामान बहुत ज्यादा बिकने लगा है। सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड्स, अडल्ट्रेटेड का मतलब है मिलावटी। साथ ही साथ हम अपने देखते हैं कि मिलावटी में इंफीरियर सब्सटेंसेस जोड़ देते हैं। जैसे बेटा आपने सुना भी होगा फ्रूट्स में इंजेक्शन लगा देते हैं, या दाल को पॉलिश कर देते हैं, या पनीर नकली बेची जा रही है ना? तो जो भी मिलावटी सामान है या जो जिसमें प्रोडक्ट में इंफीरियर, जैसे बेटा जो मिठाइयां बन रही हैं उसमें कुछ मिलावट कर दी जा रही है, तो अगर समाज में, सोसाइटी में मिलावटी सामान है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है ना? सेल ऑफ काउंटर फीटिंग गुड्स, काउंटर फीटिंग का मतलब है नकली गुड्स की सेल होना, ठीक है? वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सच एज सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ लेसर वैल्यू, मान लीजिए आपको पैसा उतना ही लिया जाए लेकिन एक प्रोडक्ट बेचा जाए जिसकी वैल्यू ही कम है ना? और पैसे आपसे पूरे लिए जाएं, जैसे नकली मिठाइयां, है ना, जैसे नकली सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो वहां पे एक दिक्कत आती है। सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, देखो बेटा अगर आपको बेचा जा रहा है कोई ऐसा सामान जो सब स्टैंडर्ड है, आप पैसा पे कर रहे हो स्टैंडर्ड का, बिक रहा है सब स्टैंडर्ड, जिसको आप आसान भाषा में कहते हो लोकल सामान मिल रहा है, ब्रांडेड नहीं मिल रहा है, लोकल मिल रहा है, पैसा देना पड़ रहा है पूरे ब्रांड का। सच एज द सेल ऑफ प्रोडक्ट दैट डू नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि ऐसे गुड्स की सेल जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मीट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे गुड्स की अगर आप सेल करते हो जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं सब स्टैंडर्ड गुड। और अगर ऐसे गुड की सेल समाज में, सोसाइटी में हो रही है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को ही वो सामान बेचा जा रहा है और हम जाने अनजाने ऐसे सामानों को खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 है सेल ऑफ डुप्लीकेट। बेटा डुप्लीकेट का मतलब भी वही हो गया, नकली सामान जो आपको बेचा जा रहा है, ठीक है? आगे और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूज ऑफ मैल फंक्शनिंग वेट्स। आपने बेटा देखा होगा कि तराजू जिससे मेजर करते हैं उसमें भी मैल फंक्शन होता है ना? सामान कम रखा जाता है, वेट ज्यादा दिखाता है वो, ठीक है? ऐसी जो हरकतें हो रही हैं मार्केट में, है ना, जिससे कि अंडर वेट होता है ऑफ प्रोडक्ट, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, या आप कह रहे हो होर्डिंग हो रही है, दैट इवेंचुअली लीड्स टू स्कैर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज राइज इन द प्राइस ऑफ द सेम। देखिए क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा, सुनने की क्या बात है, आपने देखा होगा हमारे देश में, इंडिया में अचानक से सर्दियों के टाइम पे या किसी भी एक टाइम पे प्याज और टमाटर के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्याज और टमाटर के रेट्स इतने ज्यादा हाई क्यों हो रहे हैं? उसका एक और रीजन है, लोग क्या करते हैं, प्याज और टमाटर को स्टोर करके रखना शुरू कर देते हैं। जब उसकी स्टोरेज बढ़ जाती है, मार्केट में सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ते हैं। किसी भी ऐसी चीज की जिसकी सप्लाई कम है, ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसे काजू बादाम है तो प्राइसेस क्यों ज्यादा है काजू बादाम के? क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। केसर की सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज्यादा है, ठीक है? यही वाली कहानी है। इसी वजह से अगर आप कमोडिटीज का देखते हो कि ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग हो रही है, तो वहां पे कमोडिटी स्कैर्स हो जाएगी, यानी कि कमोडिटी की स्कैर्सिटी हो जाएगी, और जिसकी वजह से कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, और ये भी तो गलत है ना? तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप प्रोडक्ट्स की ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा का सामान आप अगर बेचते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, तो यहां पे भी कंज्यूमर के साथ धोखा हो रहा है। तो इसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है ना? और ये सब आपने देखा होगा बेटा, ये सब रियल लाइफ में चीजें होती हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि एमआरपी से ज्यादा सामान बेच देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में, किसी मल्टीप्लेक्स या डुप्लेक्स में मूवी देखने, वहां पे आप क्या देखते हैं कि आपको वही कोल्ड ड्रिंक जो बाहर 50 रुपए की मिल रही है, आपको 200 रुपए की बेची जा रही है। हालांकि आप उनको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो बॉटल में करके नहीं बेच रहे हैं, वो ग्लास में डाल के, बर्फ डाल के उसको आपको बेच रहे हैं, तो वो कितने में भी बेचें। लेकिन फिर भी अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा पे आपको सामान मिलता है तो वो एक गलत चीज है, ठीक है? सप्लाइंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, आपने कोई सामान मंगाया जो कि डिफेक्टिव निकला, वहां पे भी दिक्कत है।
एडवर्टीजमेंट दैट आर मिसलीडिंग, अगर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट मार्केट में किया जा रहा है टीवी पे, रेडियो पे या न्यूज़पेपर पे जो कि मिसलीडिंग है, और बेटा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो मिसलीडिंग होते हैं, कंज्यूमर्स को गुमराह करने वाले होते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट दैट फॉल्सली क्लेम a product or a service to be shown as a superior quality grade or standard when not in real, ठीक है। अगर ऐसे कोई मतलब एडवर्टीजमेंट है जो इंफीरियर प्रोडक्ट को भी सुपीरियर बना देते हैं, ठीक है, या फिर ज्यादा अच्छी ग्रेड का या ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड का बता रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट है मार्केट में जो मिसलीडिंग है, जो कंज्यूमर्स को गुमराह कर रहा है, सब स्टैंडर्ड्स गुड्स को स्टैंडर्ड बता रहा है, ठीक है, वहां भी एक दिक्कत है। एंड सप्लाई ऑफ इंफीरियर सर्विसेज, भैया सर्विसेज इंफीरियर, गुड्स के साथ साथ सेवाएं भी इंफीरियर हो सकती हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस लेसर देन द कंडीशन एग्रीड। देखिए बेटा, जब एक बायर, जब एक सर्विस प्रोवाइडर और एक क्लाइंट एक एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे ऐसी ही सर्विस चाहिए, अगर वैसी सर्विस नहीं दी जाती है तो यू कैन यूज योर राइट्स एंड आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इंसाफ पा सकते हैं। तो इन सारे रीजंस, ये 10 रीजन मैंने आपको ऐसे दिए जिनकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन मार्केट में बहुत जरूरी हो जाता है, और इसीलिए सबसे पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, ठीक है। और कब लाया गया ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन चल रहा है वो 2019 चल रहा है। 2019 में इस लॉ को दोबारा से अमेंड किया गया, दोबारा से बनाया गया। तो आप लोग चाहे क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला ही पढ़ना है। और मैं अगर आपको आगे बताऊं तो मैं अगर आपको आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में डिफरेंस भी पढ़ाने वाला हूं। जी हां, पहली बार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो 1986 में आया था, है ना। जो पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में आया था, लेकिन अब आपको 1986 वाला नहीं पढ़ना है क्योंकि 2019 में ये दोबारा बन गया है, तो आपको 2019 वाला पढ़ना है। अब समझ लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है फ्रॉम द बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। भाई बिजनेसमैन के नजरिए से देखा जाए तो व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो बेटा, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेगा हमारी सर्विसेज से, हमारे प्रोडक्ट से, तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का भी तो फायदा है ना, क्योंकि बिजनेसमैन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वहां पे बन रहा है। देखिए, जब कोई बिजनेस कंज्यूमर्स को बढ़िया सामान बेचता है, उनको सेटिस्फाई करता है, आफ्टर सेल सर्विसेज या सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो कंज्यूमर्स ना सिर्फ उसके पास बार बार आते हैं सामान खरीदने के लिए, बल्कि और लोगों को भी बताते हैं कि इस बिजनेसमैन से सामान खरीदो, जिससे कि बिजनेसमैन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंश्योर्ड होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, जो बिजनेस आप चला रहे हो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके चला रहे हो, जैसा कि मैंने आपको मार्केटिंग में पढ़ाया भी था सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, कि बिजनेस जो चलता है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके चलता है। तो यह आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, यह आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर्स के तरफ ध्यान दें, और यह कहीं ना कहीं एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है। तो ये 3 पॉइंट लगभग कॉमन है, मॉरल ऑब्लिगेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंज्यूमर्स इंटरेस्ट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट, क्योंकि कंज्यूमर्स एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कंज्यूमर्स अगर सेटिस्फाई रहेंगे तो हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और बिजनेस को ग्रो करने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू अवॉइड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप कंज्यूमर्स के साथ ठगी करेंगे, अगर आप कंज्यूमर्स के साथ गलत करेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, खराब क्वालिटी के सामान बेचेंगे, तो उससे गवर्नमेंट फिर आपके बिजनेस में इंटरवीन करेगी, और इस कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आप मुझे बताइए, एज अ बिजनेसमैन क्या आप चाहोगे कि आपके बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरवीन करे? नहीं ना। इसी वजह से आपको कानून के हिसाब से चलना चाहिए और कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। एक चीज तो है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, और दूसरी चीज आती है बेटा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, उसमें आते हैं 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, दैट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस नीड टू बी रिमूव। देखो बेटा,
सालों से कंज्यूमर्स को इग्नोर किया जाता रहा है, कंज्यूमर्स की डिमांड्स को, कंज्यूमर्स के ग्रीवियंसेस को, कंज्यूमर्स की शिकायतों को, कंज्यूमर्स के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको इग्नोर किया जाता रहा है। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आज की डेट पे नीड है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या नीड है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पहले पढ़ाया कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नीड है। दूसरी चीज, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। अनऑर्गेनाइज का क्या मतलब है? अगर एक कंपनी कंज्यूमर्स के साथ ठगी कर रही है, फ्रॉड कर रही है, लेट से दिल्ली में, और दूसरा कंज्यूमर उनका चेन्नई में है। एक कंज्यूमर दिल्ली में है जिसके साथ गलत हुआ, एक कंज्यूमर चेन्नई में है, अनऑर्गेनाइज्ड है, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज में फ्रॉड हो रहे हैं, कंज्यूमर्स हमारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड है। एंड द थर्ड पॉइंट इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर्स की जहां तहां हालत खराब ही है, उनका वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है। दैट इज वाई द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अराइजेस कि वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए, जो शोषण हो रहा है उसको बंद किया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज एंड व्हाट आर द मींस टू प्रोटेक्ट अवर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के क्या तरीके हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं बेटा, लाइन बाय लाइन आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्या है, उसमें 10 पॉइंट बताए। फिर मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फर्स्ट बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है वो ये है कि बिजनेसमैन खुद ही सुधर जाएं और गलत करना ही छोड़ दें। जब वो गलत करना ही छोड़ देंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा नीड रहेगी ही नहीं। सेल्फ रेगुलेशन, दैट इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो सेल्फ रेगुलेट करें अपने आप को, है ना, और एनलाइटेंड हो, जानकारी लें कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंज्यूमर्स के हितों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। तो जो पहला तरीका था वो ये था कि बिजनेसमैन खुद को ही सेल्फ रेगुलेट कर लें। दूसरा तरीका क्या है, बिजनेस एसोसिएशंस जितने भी हैं, जिसको आप व्यापार मंडल वगैरह कहते हो, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करें हर बिजनेसमैन के लिए। हर शहर में हर तरीके के बिजनेस के लिए व्यापार मंडल होते हैं, जो बिजनेस एसोसिएशंस भी जिनको आप कहते हो। अगर ऐसी बिजनेस एसोसिएशन आपके सिटी में है तो वो बिजनेसेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी करें। कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज होंगी जिसको हर बिजनेसमैन को फॉलो करना होगा और उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेहतर हो सकता है। द थर्ड पॉइंट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। बेटा कंज्यूमर खुद भी अवेयर हो जाए। देखिए पहला था कि बिजनेसमैन खुद ही रेगुलेट कर ले, दूसरा बिजनेस एसोसिएशंस इंटरफेयर करें एंड कोड ऑफ कंडक्ट लॉन्च करें, थर्ड कंज्यूमर खुद ही अवेयर हो जाए। जैसे मैं कंज्यूमर हूं, मैं अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अवेयर रहूं, वो भी एक अच्छा तरीका है। चौथी चीज है, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, जो कंज्यूमर के हित में काम कर रही हैं, वो हमारे कंज्यूमर्स को सपोर्ट करती रहें। अगर वो कंज्यूमर्स को सपोर्ट करती रहेंगी तो भी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम चलता रहेगा। ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, द फिफ्थ पार्टी इज गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट भी नेसेसरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती रहे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। देखिए यहां पे 5 पार्टीज हैं। ठीक है। पहली पार्टी बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन सेल्फ रेगुलेट कर ले। दूसरी बिजनेसमैन लिख दे रहा हूं। दूसरी बिजनेस एसोसिएशंस। ठीक है। तीसरी कंज्यूमर्स खुद जो है अवेयर हो जाएं। चौथी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओस, और पांचवी गवर्नमेंट। तो बेटा ये पांच लोग हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको बैठ के आराम से रीड कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेसेस, बिजनेस एसोसिएशंस का कोड ऑफ कंडक्ट, कंज्यूमर का खुद अवेयर हो जाना, एनजीओस का कंज्यूमर्स को सपोर्ट करना, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन टू प्रोवाइड द नेसेसरी फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ये 5 पार्टीज बहुत जरूरी होती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए और उसको अचीव करने के लिए। अगेन एक चार्ट आपके सामने लेके आऊंगा जहां पे वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको 5 पार्टीज में नजर आएगा। मैंने फर्स्ट क्या बताया, फर्स्ट आपको बताया कि बिजनेसमैन खुद ही सुधर जाएं,
ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेसेस, दूसरा बिजनेस एसोसिएशंस, तीसरा कंज्यूमर खुद ही अवेयर हो जाए, चौथा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और पांचवा गवर्नमेंट। तो ये 5 लोग ऐसे थे जो आप एक बार और चार्ट को देख सकते हो, ये 5 लोग ऐसे थे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे इंडिया में, एंड वेज एंड मींस भी यही 5 चीजें हैं। यही 5 चीजें क्या हैं? वेज एंड मींस भी हैं, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया एक कंज्यूमर, अब सवाल यह है कि सर आप इतनी देर से हमको पढ़ा रहे हो व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट इज द मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लेकिन आपने अभी तक हमको यह नहीं बताया सर कि कंज्यूमर कौन होता है। चलिए अब आपको बताता हूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई इंसान जब किसी चीज को खरीद के लाता है और उसको यूज करता है, एग्जाम्पल मैं इस फोन को खरीद के लाया अपने लिए और इसको यूज करता हूं, तो इसलिए मैं इसका कंज्यूमर हुआ। क्यों? क्योंकि मैं इस फोन को यूज करता हूं, मैं इस मार्कर को यूज करता हूं, या मैं इस बॉटल को यूज करता हूं, क्योंकि मैं इसको खरीद के लाया और मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो बेसिकली कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन। यहां से आप पढ़ सकते हैं कंज्यूमर वो इंसान होता है जो यूज करता है और किसी गुड को कंज्यूम करता है या किसी सर्विस को अवेल करता है ना। ना सिर्फ गुड, मतलब गुड खरीदने वाले को ही कंज्यूमर नहीं कहेंगे, सर्विस अवेल करने वाले को भी हम कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। सर्विस अवेल, अ पर्सन हु बाइज। अब एक सवाल तो सर ये था कि कंज्यूमर कौन है, अब एक सवाल यह है कि कंज्यूमर कौन नहीं है। तो जो सामान खरीदे और उसको कंज्यूम कर ले वो कंज्यूमर कहलाता है, जो सामान खरीदे और उसको आगे बेच दे वो बिजनेसमैन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं इस मार्कर को खरीद के लाया और इससे लिखता हूं, मैं कंज्यूमर हुआ। मैं इस मार्कर को खरीद के लाया और इसको बेचता हूं तो मैं कंज्यूमर नहीं हुआ, मैं बिजनेसमैन हुआ। और ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना है, ठीक है। अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कोई भी ऐसा इंसान जो सामान खरीदता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए या रीसेल करने के लिए, हम उसको कंज्यूमर नहीं कह सकते हैं, विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी अ कंज्यूमर। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। आप ब्रेड लेके आए और आपने ब्रेड का टोस्ट बनाया और चाय बनाई और खा लिया। तो जब आपने ब्रेड को खा लिया तो आप ब्रेड के कंज्यूमर हुए। जब आपने ब्रेड को खा लिया, आपने ईट कर लिया, तो आप कंज्यूमर हुए। लेकिन आप ब्रेड लेके आए, ठीक है, आपने ब्रेड की सैंडविच बनाई और सैंडविच मार्केट में बेच दी, आपने सेल कर दी, तो क्या आप कंज्यूमर हुए? नो, यू विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन कहलाए जाओगे, ठीक है। एंड जब आप कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको हेल्प करेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग कोपरा भी कहते हैं, कोबरा नहीं है, कोपरा है, ठीक है। लेकिन यहां पे जब आप बिजनेसमैन होंगे तो आपको कोपरा हेल्प नहीं करेगा। समझ गए बच्चों बात को? तो सिंपल है भैया, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, वो बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है। चलिए अभी देखते हैं कौन कौन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रिड्रेसल एजेंसीज में अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। इंग्लिश में बोला जाए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कौन कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर, बेटा कोई भी कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर आप कंज्यूमर, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, हां कंज्यूमर एसोसिएशन यानी कि कंज्यूमर एनजीओस की बात हो रही है, लेकिन उनका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो भी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर के बिहाफ पे। कोई भी केंद्र सरकार, कोई भी राज्य सरकार, किसी भी राज्य की राज्य सरकार या हमारे देश की केंद्र सरकार एक कंज्यूमर के बिहाफ पे, वन और मोर कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के बिहाफ पे या बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ
किसी भी डिजीज्ड कंज्यूमर का, बेटा डिजीज्ड कंज्यूमर का मतलब है बीमारी वाला डिजीज नहीं है, ये डेथ वाला डिजीज है। अगर किसी कंज्यूमर की डेथ हो चुकी है तो जो भी उसका लीगल हायर है या रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन, जो भी उसके लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी डिजीज्ड कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं, फाइल करा सकते हैं। अगेन रिपीटिंग, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड वाली, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, और कोई भी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव किसी डिजीज कंज्यूमर का अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। एज यू कैन सी, दीज ऑल कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंज्यूमर, राइट। आप लोग एक बार चाहो तो नोट कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए, आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोगों ने ये चीजें देख ली हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स होते हैं जो एक कंज्यूमर को मिलते हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं जो एक कंज्यूमर को मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दो तीन चीजें यहां पे बताने वाला हूं। देखिए, तीन चीजों के बारे में बात होती है, पहला राइट्स, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तीसरे रिलीफ। नोट कर लीजिए, आपको जो तीन मेजर चीजें यहां पे पढ़नी है, वो सबसे पहले राइट्स पढ़ना है, ठीक है, तो राइट्स पढ़ेंगे। उसके बाद कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद कंज्यूमर को क्या रिलीफ मिलते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो 3R यहां पे आपको पढ़ने हैं, और इन 3R से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एक और आर है, रीड्रेसल एजेंसीज, तो आपको रीड्रेसल एजेंसीज के बारे में पढ़ना है। ये 4 ऐसे आर हैं बेटा जिनसे आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं क्लास 12th के एग्जाम में और सीयूटी के एग्जाम में भी। राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ्स एंड रीड्रेसल एजेंसीज। तो सबसे पहले हम कंज्यूमर के राइट्स की बात कर लेते हैं, कंज्यूमर के अधिकारों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राइट टू सेफ्टी। ठीक है बच्चों, सेफ्टी यानी कि कंज्यूमर्स का यह अधिकार है कि उनको सुरक्षा दी जाए किसी भी तरीके के हजार्डियस प्रोडक्ट से, किसी भी तरीके के हजार्डियस यानी कि खतरनाक आइटम अगर आप कोई खरीद रहे हैं, खतरनाक गुड्स से आपको सेफ्टी दी जाए। एंड सेफ्टी कैसे प्रोवाइड की जाएगी? आपको सही जानकारी देके, ठीक है। तो अगर कोई हजार्डियस गुड्स बेच रहा है कोई आपको, या आप खरीद रहे हो, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे बेटा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मान लीजिए आप बाइक या कार की बैटरी खरीदते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एसिड होता है, या आप घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है आपके, उसकी अगर आप बैटरी खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा एसिड होता है, उस पर लिखा होना चाहिए कि भैया हाँ दिस कंटेन्स एसिड, और इससे थोड़ा बच्चों को दूर रखें, ठीक है। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब बच्चों है कि पूरी जानकारी, ठीक है, पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर्स को पूरी दीजिए। कैसी इंफॉर्मेशन सर? बताता हूं आपको। रिलेटेड टू द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, अगर खाने का सामान है तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट की एमआरपी, ठीक है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट, अगर दवाई है या कोई ऐसा खाने पीने का आइटम है तो एक्सपायरी डेट, ठीक है, बैच नंबर, इसके अलावा वो प्रोडक्ट कहां बना है ना, द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और अगर आपको कांटेक्ट किया जाए कंपनी को तो कैसे किया जाए, कांटेक्ट करने के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन, रिपीट कर दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोडक्ट के कंटेंट, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स, इंस्ट्रक्शन टू यूज, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इंस्ट्रक्शंस टू यूज, इंस्ट्रक्शंस टू यूज कि भाई प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट का प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट जिस कंपनी का है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट की एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, ये सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। एंड ये चीजें बेटा आपने मार्केटिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, मैंने पढ़ाई थी ना कि ग्रेड वो करते ना लेबलिंग, लेबल पे ये सारी चीजें लिखा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब आते हैं बेटा राइट टू चॉइस पे। राइट टू चूज का मतलब होता है कंज्यूमर्स आर फ्री, consumers are free, they can choose any product out of various items available to them in the market। मेरे को चॉकलेट खानी है,
5 स्टार, तो मैं 5 स्टार ही खाऊंगा, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं फ्री हूं, मैं अपने फ्री कंसेंट से जिस प्रोडक्ट को चाहूं उठा सकता हूं मार्केट में, कोई जबरदस्ती मुझसे कोई सामान खरीदवा नहीं सकता है, ठीक है। एंड राइट टू चूज को राइट टू बी अश्योर्ड भी कहते हैं, राइट टू अश्योर्ड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है राइट टू हर्ड। राइट टू हर्ड का मतलब है कंज्यूमर्स की सुनवाई हो, मतलब कि अगर कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले कंज्यूमर कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी उसकी बात सुने, अगर कंपनी बात नहीं सुनती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जाएगा तो कोर्ट उसकी बात सुने, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके साथ कुछ भी दिक्कत हुई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप उस कंपनी के कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश करते हो। अगर वो कंपनी के कस्टमर केयर वाले आपकी बात नहीं सुन रहे, देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू कंज्यूमर कोर्ट, यानी कि आपकी इंडियन सिटीजन होने के नाते आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी बात को रख सकें और सामने वाले को सुनना पड़ेगा। राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि आपको एज अ कंज्यूमर अगर आप केस जीत जाते हो कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी के अंदर या कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, तो आपको रिलीफ मिले, ठीक है, और आसान भाषा में कहा जाए तो आपको न्याय मिले या आपको इंसाफ मिले, ठीक है। ये होता है बच्चों आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। एंड द सिक्स्थ राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है बच्चों। हर कंज्यूमर, हमारे देश का हर नागरिक किसी ना किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है, इसी वजह से हर इंडियन सिटीजन कंज्यूमर होगा और हर इंडियन सिटीजन के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन ले सकता है, अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी क्वेरी इंक्वायरी कर सकता है। तो ये बेटा 6 राइट्स हैं, अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू choose, right to information, right to seek redressal and right to be heard. These 6 rights you have to study, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है बच्चों वो आता है रिलीफ्स अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर को जब, जैसे मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूं, मेरे साथ कुछ गलत हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, मैं कंज्यूमर कोर्ट गया, कंज्यूमर कोर्ट जाने के बाद मुझे कुछ रिलीफ मिलेंगे, इंसाफ मिलेंगे। वो इंसाफ क्या क्या हो सकते हैं इस टॉपिक में वो ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों कंज्यूमर कोर्ट ऐसा कह सकती है कि अगर इनके प्रोडक्ट में कोई खराबी है, मान लीजिए मेरा फोन खराब हो जाता है और मैं कंज्यूमर कोर्ट जाके कंप्लेन करता हूं, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे फोन को रिपेयर करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि जो खराबी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। डिफेक्ट इन द गुड्स, टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट को रिपेयर करने की कोशिश की जाएगी, है ना, टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस। अगर सर्विस में कोई कमी है, अगर सर्विस में कोई कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, अगर गुड्स में कोई दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि रिपेयर करने की कोशिश की जाएगी। अगर मेरा फोन रिपेयर नहीं हो सकता है तो इस फोन को नए फोन से रिप्लेस करने का आदेश भी कंज्यूमर कोर्ट दे सकती है। फोन का एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए, यानी कि जो दूसरा आदेश आएगा वो आएगा रिप्लेसमेंट का, रिपेयर रिप्लेस, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दो विद अ न्यू वन, पुराना लेके नया सामान देने की बात भी हो सकती है, ठीक है। और अगर रिप्लेस भी ना हो पाए तो सिंपल एक ही उपाय बचता है, पैसा वापस कर दो, यानी कि रिफंड। तो रिप्लेस, रिपेयर और रिफंड के आदेश भी आ सकते हैं, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्ज पेड फॉर द अवेलमेंट ऑफ द सर्विस। सर्विस को अवेल करने के लिए दिया गया पैसा या गुड्स को खरीदने वाले दिया गया पैसा आप क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। ओके, चौथा क्या आता है, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। देखिए जब कोई सामान खराब होता है, ठीक है, तो उससे उस सामान का लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ कंज्यूमर को और भी तरीके के लॉस हो सकते हैं।
तो कंज्यूमर कोर्ट को जो भी रीजनेबल अमाउंट लगेगा, रीजनेबल का मतलब होता है बच्चों उचित अमाउंट, जो भी उचित अमाउंट लगेगा वो उस रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन को दे सकते हैं जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। रीजनेबल यानी कि उचित अमाउंट, जो कंज्यूमर को जो हमारे कोर्ट को उचित लगेगा, जजेस को उचित लगेगा, वो अमाउंट मिल सकता है। टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, जुड़े हुए एडिशनल डैमेजेस अगर हुए हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और भी नुकसान हुआ है, तो उसका भी पैसा आपको मिलेगा। साथ ही साथ बिजनेसमैन को यह आदेश दिया जा सकता है कि अगर आप कोई फ्रॉडलेंट या मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसको तुरंत बंद करिए। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इट इन द फ्यूचर, किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, अनफेयर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, तो उसको तुरंत डिसकंटिन्यू करिए और फ्यूचर में उसको रिपीट ना करिए। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है रिलीफ अवेलेबल टू अ कंज्यूमर। ठीक है, और भी है, और भी रिलीफ है, एक एक करके सबको फिनिश करेंगे। इसके बाद आता है, अगर कंज्यूमर कोर्ट दोषी पाती है किसी बिजनेसमैन को बहुत लंबे समय से हजार्डियस यानी कि खतरनाक गुड्स को बेचते हुए, तो तुरंत ही हजार्डियस गुड्स को ना बेचने का आदेश दिया जा सकता है। अगर बेचने के लिए मार्केट में चले गए हैं तो तुरंत उनको विड्रॉ करने का आदेश दिया जा सकता है, टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम सेल। अगर हजार्डियस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग लगातार चल रही है तो उसको तुरंत बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। सीज का मतलब बंद कर दो। तो कंज्यूमर कोर्ट अगर यह पाती है कि कोई बिजनेसमैन खतरनाक आइटम बना रहा है, इलीगल आइटम बना रहा है, उसको तुरंत मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने के आदेश भी मिल सकते हैं। ठीक है, एक और आदेश दे सकते हैं कि जो भी वैल्यू ऑफ द कंपनसेशन है उसका 5% डिफेक्टिव गुड का आप कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालो। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने किसी के साथ कुछ फ्रॉड किया, तो जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट का 5% वैल्यू था वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालने के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट का आदेश आ सकता है। साथ ही साथ अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो कंज्यूमर्स को, जिसकी बात हुई थी इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में या नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, याद है मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर जारी किए जा रहे हैं जो कंज्यूमर्स को गुमराह करने वाले हैं, सब स्टैंडर्ड्स गुड या इंफीरियर प्रोडक्ट्स की सेल को प्रमोट करते हैं, ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को तुरंत बंद करिए और एक करेक्टिव एडवर्टीजमेंट जारी करिए जिससे कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और द लास्ट ऑप्शन इज कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट को जो भी अमाउंट देना होगा तो वो आदेश दे सकते हैं। एडिकेट का मतलब है रीजनेबल या उचित अमाउंट, जो भी होगा वो आदेश दे सकते हैं। तो बेटा हमने राइट्स देखे कि कंज्यूमर्स के क्या अधिकार हैं, हमने रिलीफ देखे कंज्यूमर को क्या राहत मिलेगी, क्या इंसाफ मिलेगा, क्या न्याय मिलेगा। अब हम समझेंगे कि कंज्यूमर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। देखो बेटा, हम लोग सब लोग कंज्यूमर है ना यार, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो बनती है ना। हम लोग कंज्यूमर हैं तो भैया हमारी कुछ जिम्मेदारी भी तो है ना। क्या हमारे सिर्फ अधिकार हैं? क्या हम सिर्फ इंसाफ लेने के लिए बैठे हैं? नहीं, हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, हमारी कुछ कर्तव्य हैं। तो अब बचा पार्टी हम लोग उन कर्तव्यों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एज अ कंज्यूमर जो सामान मैं खरीद रहा हूं मैं उसके लिए अवेयर रहूंगा। बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं अवेयर रहूंगा। मैं जब भी सामान खरीदूंगा तो हमेशा स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदूंगा और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क को देख के ही खरीदूंगा। सर ये स्टैंडर्डाइजेशन मार्क क्या होते हैं अभी आपको आगे बच्चों पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आपको अलग अलग BIS के मार्क्स पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे पता लग जाएगा। ठीक है, कुल मिला के एज अ अवेयर कंज्यूमर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि मैं जो भी गुड खरीद रहा हूं उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे हो। दूसरा, मैं हमेशा स्टैंडर्ड गुड्स खरीदूं जिनके ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स लगे हुए हों। तीसरा, मैं जो भी गुड्स खरीद रहा हूं
उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो भी रिस्क हैं वो एज अ कंज्यूमर मुझे पता होने चाहिए। तो बी अवेयर अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड यूज देम प्रूडेंटली। ठीक है, मैं अगर किसी खतरनाक सामान को खरीद रहा हूं तो मुझे उससे जुड़े हुए रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगे हुए हैं मैं उनको आराम से पढ़ूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मतलब कंज्यूमर। आगे देखते हैं। हां, हमेशा एक कंज्यूमर को यह तय करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि उसको एक फेयर डील मिल रही है। फेयर डील का क्या मतलब है? जितना उसने पैसा दिया है, जितना उसने मनी पे किया है, उतना उसको प्रोडक्ट मिले। सिंपल है भाई, मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे 100 रुपए का सामान मिले। मैं 50 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे 50 रुपए का सामान मिले। मैं 4 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे 4 लाख के बराबर का सामान मिले। अब मैं खर्च करूं स्कॉर्पियो का पैसा, मिले ऑल्टो, सही बात नहीं है। ठीक है, हमेशा एक कंज्यूमर को अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट रहना चाहिए। हमेशा परचेस करते समय कैश मेमो जरूर से जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि कैश मेमो इज द ओनली प्रूफ ऑफ योर परचेज। बेटा हम क्या करते हैं, कभी कभी सामान खरीदते हैं और पक्का बिल नहीं लेते हैं, कागज पे लिख के दे देता है। कच्चा बिल नहीं लेना है, पक्का बिल लेना है, कैश मेमो लेना है, क्योंकि पक्का बिल ही यह सबूत होगा कि आपने उस दुकान से सामान खरीदा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर एज अ कंज्यूमर मेरे साथ कुछ फ्रॉड होता है तो मैं तुरंत उसकी शिकायत, फाइल अ कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, उसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम में जाके करूं। ठीक है, जब भी मुझे लगता है तो मैं किसी कंज्यूमर सोसाइटी को फॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, जो कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करने में अपना योगदान देती हैं, या मैं किसी कंज्यूमर सोसाइटी का पार्ट भी बन सकता हूं। और एज अ अवेयर कंज्यूमर मुझे इन्वायरमेंट के प्रति भी अपना कंसर्न दिखाना चाहिए। जैसे कई बार बेटा सरकारें कहती है ना कि पॉलिथीन का इस्तेमाल मत करें, पन्नी घर से लेके ना जाएं, एक जूट का या कपड़े का बैग अपने साथ लेके जाएं, पन्नियों का या सिंगल यूज प्लास्टिक्स का इस्तेमाल ना करें। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग यू कि दीज ऑल आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। और ये सच में सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। जब भी सामान खरीदें कैश मेमो जरूर लें। जब भी सामान खरीदें लेबल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जरूर देखें। जब भी सामान खरीदें स्टैंडर्डाइजेशन मार्क जरूर देखें। इससे कहीं ना कहीं आप ही का बेनिफिट है, आप ही का लाभ है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी आगे अपन पढ़ेंगे, अपन पढ़ने वाले हैं ओके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में और उससे जुड़े हुए स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको 1 मिनट रीड कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से। एंड हाँ यार, एक चीज मैं आपसे और कहूंगा कि बच्चों देखो यहां पे ना जैसे आप लोग देख रहे हो कि धीरे धीरे वन शॉट जो हमारे हैं सारे चैनल्स पे अपलोड हुए। वन शॉट के साथ साथ हम लोगों ने ऐसे भी सेशन चलाए जो आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो एक हफ्ते में एक सेशन चलता था, एक हफ्ते में एक वन शॉट, एक हफ्ते में एक प्रैक्टिस सेशन। आप लोग लास्ट वन शॉट तक पहुंच गए हो जहां पे आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी देख लिया है। लेकिन बच्चों अभी भी कुछ डिलेटेड टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीयूईटी के पेपर में आते हैं, क्लास 12 के पेपर में नहीं आते हैं। एंड यू ऑल नो कि दीज वन शॉट्स आर क्लास 12 और बोर्ड्स ओरिएंटेड, राइट। तो बच्चों आपको उन टॉपिक्स को भी पढ़ना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, और इन ज्यादा टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए, खुद से क्वेश्चंस करने के लिए और अपने आगे आने वाले 5 मंथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, 5 मंथ्स को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, जैसे आपका ये अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है या दिसंबर है, इन सारे मंथ्स को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए यू कैन ऑल्सो एनरोल, है ना, इन महापैक। आप महापैक के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हो। एंड बेटा महापैक के बारे में मैं आपको बता सकता हूं, 1 मिनट आप मुझे दो जी।
तो आप महापैक में क्या कर सकते हो यार, एनरोलमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब महापैक के अंदर आपको कुछ फायदे मिलते हैं। क्या फायदे मिलते हैं सर? भैया सबसे पहला फायदा तो यह है कि महापैक मतलब कोई बैच नहीं है बेटा, महापैक एक ऐसा पैक है जिसके साथ आपको ऑल सीयूईटी बैचेस का एक्सेस मिलता है। और आपको पता है कि बेटा सीयूईटी की तैयारी में क्लास 12 की तैयारी हो जाती है। आपको टॉपर्स से मेंटोरशिप मिलती है, जो भी आपके टॉपर्स हैं वो आपको मेंटरशिप भी देंगे। ठीक है, आपको बेटा ई बुक्स और बुक्स मिलती हैं। ठीक है, घर तक प्रिंटेड भी मिलती हैं, ई बुक्स भी मिलती हैं, आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये सारे फायदे आपके महापैक के कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, एंड महापैक में एनरोलमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है उसको फटाफट से जाके डाउनलोड कर लेना है। एंड अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको कॉमर्स का महापैक मिल जाएगा, जिसमें एनरोलमेंट करने के लिए आपको Y769 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। Y769 क्यों करना है? क्योंकि इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। राइट, चलिए, और हाँ एप्लीकेशन से ही एनरोलमेंट करेंगे, उसी में आपका ज्यादा फायदा होगा। चलिए अब मैं आपको पढ़ाता हूं BIS के बारे में। देखिए हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स जो हैं वो लगे होते हैं। इन मार्क्स को लगाता कौन है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन मार्क्स को लगाता है। उसके लिए BIS एस्टैब्लिश किया गया। BIS के बेसिकली बच्चों दो फंक्शन बताए गए, फंक्शन ए, फंक्शन बी। इट डिसाइड्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिसाइड करना BIS का काम होता है। साथ ही साथ जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर BIS का मार्क लगता है ना, तो वो प्रोडक्ट तय हो जाता है कि वो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का ही है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इट हियर्स द कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट ISI मार्क प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क लगा हुआ है, यानी कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अगर वो प्रोडक्ट तब भी खराब निकलता है तो आप BIS के पास जाके शिकायत दर्ज करा सकते हो उस कंपनी के खिलाफ भी। और इसके लिए एक सेपरेट ग्रीवियांस सेल भी बनाया गया है BIS की तरफ से। आप इस ग्रीवियांस सेल यानी कि शिकायत केंद्र में जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के खिलाफ या उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ। ठीक है, चलिए, तो भैया BIS के बेसिकली दो काम है। पहला, हर प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। दूसरा, ग्रीवियांस सेल बनाना ताकि जब कोई कंज्यूमर ISI मार्क प्रोडक्ट खराब पाता है तो वो उस ग्रीवियांस सेल में आके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। चलिए बच्चों, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि BIS के मार्क्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आते हैं बेटा आपके कुछ ये मार्क्स हैं। आप इनको बाय फिगर या बाय फोटो आप इनको रिमाइंड कर लीजिए। इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला है बच्चों BIS का हॉलमार्क। ठीक है, मानकः पथ प्रदर्शकः, कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब आपको अभी आगे बताऊंगा। दूसरा है आपका एगमार्क। एगमार्क, ठीक है, एगमार्क कुछ ऐसा दिखता है। तीसरा है FPO मार्क, कुछ ऐसा दिखता है। और चौथा है ISI मार्क, कुछ ऐसा दिखता है। तो हॉलमार्क, एगमार्क, FPO मार्क, ठीक है, और ISI मार्क। साथ ही साथ इको मार्क भी होता है। ठीक है, और इको मार्क में कुछ इस तरीके से एक घड़ा बना होता है। ठीक है, एक घड़ा ऐसे बना होगा और इसे हम लोग इको मार्क कहते हैं। इको मार्क इको फ्रेंडली आइटम्स पे लगता है, इको फ्रेंडली आइटम्स पे लगता है। ठीक है, यानी कि जो कंपनीज ये अनाउंस करती हैं या डिक्लेयर करती हैं कि उनका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो BIS से इको मार्क लगवाना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ISI मार्क कहां लगता है। बेटा ये जो ISI मार्क है ये सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स पे लगाया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स पे लगाया जाता है। जैसे ये एक पानी गर्म करने वाली रॉड है या मशीन है ना, बाल्टी में आप इसको डुबो के रख देंगे तो आपका पानी गर्म हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, इसलिए इसके ऊपर ISI मार्क लगता है ना। तो आप कह सकते हो कि जितने भी सेफ्टी रिलेटेड गुड्स हैं उनके ऊपर ISI मार्क लगता है, और जितने भी एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं उनके ऊपर भी ISI मार्क लगाया जाता है। यह बात बच्चों क्लियर हो गई है? चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
हम लोग एग मार्क की। तो बेटा एग मार्क जो होता है वो बेसिकली एग, ये अंडे वाला एग नहीं है, ये एग्रीकल्चरल वाला एग है। तो बेटा जितने भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल आइटम्स होते हैं उनके ऊपर एग मार्क लगाया जाता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, दाल, व्हीट फ्लोर, है ना, या ग्राम फ्लोर, होल स्पाइसेस जो मसाले होते हैं, धनिया, मिर्च, ठीक है, या भाई आपका हल्दी, है ना, या राइस पे, या फिर वेजिटेबल ऑयल, है ना, सीड्स, टैमरिंड, हनी, और साथ ही साथ भैया जो भी फूल पत्तियां जो इस्तेमाल की जाती हैं खाने में, जो एग्रीकल्चर से निकलती हैं, उनके ऊपर एग मार्क लगाना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, आप अगर पहचानना चाहते हैं एक बार फिर से तो आप पहचान सकते हैं। मैंने आपको आईएसआई मार्क पढ़ा दिया और एग मार्क पढ़ा दिया, अब एफपीओ और हॉल मार्क पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उसके बाद एफपीओ जो लगता है, एफपीओ का फुल फॉर्म आपको जानना होगा। तो एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फूड प्रोसेस ऑर्डर। ये जो एफपीओ है ये फूड प्रोसेस ऑर्डर कहलाता है, और ये मार्क लगता है फूड आइटम्स के ऊपर। कहां लगता है सर? ये मार्क लगता है फूड आइटम्स के ऊपर, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद बच्चों आता है आपका हॉलमार्क, बीआईएस का हॉलमार्क, जो कि ज्वेलरी के आइटम्स पे लगवाया जाता है। ज्वेलरी में बेटा कोई भी ज्वेलरी हो, सोने की हो, चांदी की हो, प्लैटिनम की हो, गोल्ड की हो, डायमंड हो, हर तरीके के प्रोडक्ट पे आपको ज्वेलरी के बीआईएस का हॉलमार्क नजर आ जाएगा। जैसे ये एक कंगन है ना, या आप कुछ भी कह लीजिए, तो यहां पे आपको बीआईएस का हॉल मार्क दिख रहा है। यहां पे आपको गोल्ड की प्योरिटी दिख रही है कि 22 कैरेट का है कि कितने कैरेट का है। यहां पे आपको जो नंबर ये नजर आ रहा है ये प्योरिटी इन कैरेट एंड फाइननेस है, और ये जो नजर आ रहा है ये आपका हॉलमार्क की यूनिक आईडी है। ठीक है, तो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID। बेटा अब हॉलमार्क के साथ साथ उसकी यूनिक आईडी भी आती है। ठीक है, तो क्या बात हो रही है भैया, उसकी यूनिक आईडी भी आती है। आप उस यूनिक आईडी से उस ज्वेलरी आइटम के बारे में हर एक चीज सर्च कर सकते हो। राइट, चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम लोग किसकी। अब सर बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है जागो ग्राहक जागो। जी हां, देखो बेटा, जागो ग्राहक जागो, ये सरकार, अब तुम लोग के मन में सवाल होगा ना कि सर सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? आखिर सरकार भी तो कुछ ना कुछ कर रही होगी ना बेटा। तो बहुत पहले डीडी नेशनल, दूरदर्शन जिसको आप कहते हो, आप आज भी शायद दूरदर्शन कुछ घरों में चलता होगा, दूरदर्शन वगैरह पे, या आज भी आपको कई बार रेडियोज वगैरह पे जागो ग्राहक जागो का एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिल सकता है। जागो ग्राहक जागो में सरकार कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट चलाती थी जिसकी हेल्प से लोग अवेयर हो सकते हैं। ठीक है, और बेटा जागो ग्राहक जागो को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लेट द बायर बीवेयर, है ना, कि हमारे जो ग्राहक हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें। और इसको एक और टर्म में कहते हैं सीविएट एम्पटर। तो आप लोग ये शब्द जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सीविएट एम्पटर, लेट द बायर बीवेयर, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक जगे, ग्राहक खुद के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। और इसी के साथ साथ आता है लेट द सेलर बीवेयर, कि सेलर भी जगे, सेलर बीवेयर, सेलर भी जगे। और बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीविएट वेंडिटर, सीविएट वेंडिटर, कि लेट द सेलर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर एंड लेट द सेलर बीवेयर। समझ गए बच्चों? चलिए, तो ये आप लोग टर्म्स प्लीज नोट कर लीजिए, ये आपके पेपर में कई बार पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे और बच्चों बात करेंगे उन एनजीओज के बारे में जो एनजीओज कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ना सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि कंज्यूमर्स को सपोर्ट भी करते हैं, ऐसे एनजीओज। तो ये एनजीओज हमारे देश में कौन कौन से हैं, इनका क्या काम होता है, अब हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के लास्ट में हम लोग, इस टॉपिक के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज भी हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ नाम दिखाता हूं। ये हमारे देश में कुछ नाम हैं जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। नेम ऑफ फ्यू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज हु आर विच आर प्रिवेलिंग इन इंडिया। ठीक है, विच आर देयर इन इंडिया टू सपोर्ट कंज्यूमर एंड टू एजुकेट कंज्यूमर्स। नाम बता दे रहा हूं। हाँ,
नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये कितने नाम है, 3 3 6 और 2 8, हाँ 8 नाम है। अगर आप 2 भी याद कर पाओ तो दैट विल बी सफिशिएंट। आप अपने अगर बोर्ड्स के पेपर में आता है तो लिख के आ सकते हो 2-3 नाम, सारे नामों को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एंड में बता दूंगा कि क्या नाम आप याद कर सकते हो। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस दिल्ली, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स जयपुर, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC अहमदाबाद, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई। बेटा ये कुछ ऐसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज हैं जो कंज्यूमर्स के प्रति अपनी सेवाएं दे रही हैं। कंज्यूमर्स को एजुकेट करना और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इनका मेन काम है। अगर आपको याद करना है तो आप कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन याद कर सकते हो, अगर करना चाहो आप वॉइस याद कर सकते हो, ठीक है, आप कट्स याद कर सकते हो, कट्स जयपुर, आप CERC याद कर सकते हो। ये सारी कुछ मेजर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इनको याद कर सकते हो। चलिए, एंड अगर हाँ, मैंने आपको हमेशा ये चीज बताई कि अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, और हाँ आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना फॉर PDF वगैरह मत भूलना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ भैया, ऐसी सारी वीडियोस के लिए क्या कर लो यार, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दो, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह तुमको मिलती रहे, पता चलता रहे कि भैया चैनल पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए अब समझेंगे कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का बेसिक काम क्या होता है। सबसे पहला काम किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वो होता है जनरल पब्लिक को एजुकेट करना कंज्यूमर के राइट्स के बारे में, अलग अलग पब्लिकेशंस निकालना ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जा सके, कंज्यूमर के प्रोडक्ट जितने भी हैं उनकी कंपैरेटिव टेस्टिंग करना, यानी कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह करते रहना, ठीक है। इनकरेज करना कंज्यूमर्स को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करने के लिए जब कभी भी जरूरत हो, यानी कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको बढ़ावा देना, उसको हिम्मत देना कि वो प्रोटेस्ट कर सके, कंपनी के खिलाफ जा सके, ठीक है। कंज्यूमर्स के बिहाफ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट्स भी फाइल करती हैं एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में। साथ ही साथ अगर किसी कंज्यूमर को लीगल असिस्टेंस चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, तो वो प्रोवाइड करने का काम भी ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। इसके अलावा अगर कंज्यूमर कोर्ट में केस वगैरह फाइल करने की बात हो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, किसी एक कंज्यूमर के बिहाफ पे नहीं, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर काम करने का इनका मन हो तो वो ये सब भी काम करते हैं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कोई भी एनजीओ या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, कंज्यूमर एसोसिएशन कंज्यूमर्स के बेनिफिट में काम करते हैं, कंज्यूमर्स को ना सिर्फ एजुकेट करते हैं बल्कि उनके बिहाफ पे कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस भी फाइल करते हैं। आवर लास्ट टॉपिक इज कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसीज या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज ऐसी हैं जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है। मैंने बताया बेटा कि 4 चीजें, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिलीफ एंड रिड्रेसल एजेंसीज बहुत जरूरी है इस चैप्टर में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, जिसमें 3 पढ़ा चुका हूं, चौथा ये है। रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे पहला आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम सबसे छोटे लेवल का रिड्रेसल एजेंसी होता है, हर जिले में होता है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर होते हैं जिनमें से एक का महिला होना, विमेन होना बहुत जरूरी होता है। 3 मेंबर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक का महिला होना जरूरी होता है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने यह कहा कि इसमें आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में तब कंप्लेंट कर सकते हो जब वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और कॉम्पनसेशन क्लेम्ड, देखिए मेरे गुड की वैल्यू कितनी है, मेरे सर्विस की वैल्यू कितनी है और मैं कितने का कॉम्पनसेशन मांग रहा हूं। अगर मैं
1 करोड़ से कम का कॉम्पनसेशन मांग रहा हूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकता हूं। कितने करोड़ से? 1 करोड़ तक अगर मैं कॉम्पनसेशन मांग रहा हूं तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम जा सकता हूं। जैसे 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर एग्रीव्ड पार्टी, अगर शिकायतकर्ता डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं है, एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन, वो स्टेट कमीशन पे अपील कर सकता है 45 दिनों के अंदर अंदर। समझ गया बच्चों? कितने दिन के अंदर अंदर? 45, यानी कि 45 डेज के अंदर अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेट कमीशन की। बच्चों, स्टेट कमीशन में क्या कहा जा रहा है कि 1 होना चाहिए प्रेसिडेंट, 2 होने चाहिए मेंबर्स, 1 का महिला होना जरूरी है और स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। ठीक है, यहां पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कॉम्पनसेशन क्लेम्ड का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का होता है ना। इसके अलावा जो लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं थे वो स्टेट कमीशन आ सकते हैं 45 दिनों के अंदर अंदर, और जो लोग स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है वो नेशनल कमीशन जा सकते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर। देखिए लिखा हुआ है, इफ द एग्रीव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, ही कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन, वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर। बात समझ गए बच्चों? 30 दिनों के अंदर अंदर वो अपील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेशनल कमीशन की। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए नेशनल कमीशन में 1 प्रेसिडेंट है, 4 अदर मेंबर्स हैं, 1 का महिला होना जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। यहां पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्पनसेशन क्लेम्ड है वो 10 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए, यानी कि मोर देन 10 करोड़। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, जो लोग स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं थे वो नेशनल कमीशन आ सकते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर, और जो लोग नेशनल कमीशन के फैसले से खुश नहीं हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर। एन ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अगर कोई मैटर पहली बार नेशनल कमीशन में आया होगा तो वो अगर वहां पे खुश नहीं है शिकायत करता तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी रीड्रेसल एजेंसीज। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम 0 से 1 करोड़, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से 10 करोड़, और नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट आना है तो 30 दिन, स्टेट से नेशनल जाना है तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट आना है तो 45 दिन 45 डेज, और स्टेट से नेशनल जाना है तो 30 दिन का समय आपको मिलता है। सर लास्ट क्या है बच्चों? आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डिफरेंस, जिसमें ये 3 डिफरेंस आपके काम के नहीं है, इनको मैं पहले ही यहां पे रफा दफा कर देता हूं। ठीक है, ओके, प्रोडक्ट लायबिलिटी आप हटा दीजिए और यहां पे कर दे रहा हूं। हाँ, ये 2 आप छोड़ दो, ये आपके काम के नहीं है, बाकी के आपके काम के हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब पहली बार 1986 में बना था तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इसको रेगुलेट करे। जैसे आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा कि सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA है। इसी तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, है ना, जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनी लॉ के लिए है। वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए 1986 में कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लिए सेपरेट रेगुलेटर है जिसका नाम है CCPA, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना दिया गया है CCPA। पहली चीज। दूसरी चीज, पहले अमाउंट था डिस्ट्रिक्ट का 20 लाख। पहले जो अमाउंट था बेटा वो क्या था? डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर आपको जाना है
तो अप टू 20 लाख, स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल में 1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन अब जो अमाउंट हो गया है वो हो गया है डिस्ट्रिक्ट में अप टू 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ और नेशनल में 10 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, अब 1986 में क्या ई कॉमर्स या ई बिजनेस इतना ज्यादा था? नहीं था ना यार, नहीं था। ठीक है, अमेजॉन वगैरह कंपनियां थी, है ना, लेकिन उतना ज्यादा फेमस नहीं था ना। लोगों के पास फोन ही नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, तो क्या ही ई कॉमर्स करेंगे। जोमैटो था, स्विगी था, ओला, रैपिडो, उबर था? नहीं था। अब है, ठीक है। तो ई कॉमर्स के जो प्रोविजंस हैं वो पहले नहीं थे, लेकिन अब सारे रूल्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हैं वो ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर भी लगाए गए हैं। ठीक है, पहले मीडिएशन सेल यानी कि मीडिएटर कोई नहीं था, है ना, लेकिन अब मीडिएशन सेल बना दिए गए हैं। तो कोर्ट कह सकती है कि कंपनीज और कंज्यूमर्स कोर्ट के बाहर जाके भी अपने केस को सेटल कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मीडिएशन सेल भी बनाए गए हैं। तो आई होप कि बच्चा पार्टी आप लोग को यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये जो वन शॉट है ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट। सो यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए और इस चैनल पे आके ये सारे सेशन देखने के लिए। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हमारा और आपका सफर इस आखिरी वन शॉट से खत्म नहीं होगा। आपको जुड़ना है, आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है, आपको और डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ना है, खुद से क्वेश्चंस लगाने हैं और डाउट्स वगैरह पूछते रहने हैं। और बेटा उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि यू हैव द ऑप्शन टू इनरोल इन महापैक। महापैक के फायदे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप महापैक में कैसे एनरोलमेंट कर सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में। फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही, फोन में एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको साइन अप वाइन अप कर देना है, लॉगिन वॉगिन कर देना है। फिर आपको ऑल कोर्सेज स्टोर पे जाना है, राइट हैंड साइड में यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाके, सीयूटी यूजी पे जाके सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। देन आपको यहां पे महापैक मिल जाएगा विद ई बुक्स। ये देखिए, महापैक के सबसे पहले आप फायदे देख लीजिए। 1000 से भी ज्यादा ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 1224 टेस्ट सीरीज, 258 किताबें, आपको ये सब कुछ मिलेगा महापैक के अंदर। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, हर टीचर के बारे में आप यहां पे देख सकते हो। सीयूईटी में जीटी, लैंग्वेज, डोमेन, सब कुछ आपको यहां पे पढ़ाया जा रहा है। एंड अगर प्राइस की बात करूं तो बेटा वो इतनी ज्यादा अफोर्डेबल है आपके लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यार किसी भी बाहर कोचिंग में भी जाओगे ना तो हजारों रुपए तुमसे ले लेंगे आज की डेट में। क्लास 12th अलग पढ़ाएंगे और सीयूटी अलग पढ़ाएंगे, हम सब कुछ आपको एक ही में पढ़ाएंगे। एंड यहां पे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ ये आपको मिलेगा 12,449 का विद 14 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी एंड विद 17% का डिस्काउंट। अगर आप एप्लीकेशन वगैरह पे जाओगे तो 1-2% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। चलिए, तो बच्चा पार्टी मिलता हूं आपसे किसी और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। अपना ख्याल जरूर रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।